नमस्कार। अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापट कडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। तो आज हम देखने वाले हैं नाड़ी स्वेद। द वर्ड नाड़ी स्वेद is derived from two words, nadi and sweda. Nadi means nalika or tube. Hence, nadi sweda refers to the sudation by passing steam through a tube. तो नाड़ी स्वेद का मतलब ये है कि जिस स्वेदन में नाड़ी से स्वेदन किया जाता है या नलिका से स्वेदन किया जाता है, जिस नलिका के थ्रू बाष्प से स्वेदन किया जाता है, उसे नाड़ी स्वेद कहा जाता है। तो चक्रपाणी ने भी कुछ इसी तरीके का वर्णन किया हुआ है। तत्र क्वचिन नाड़ी स्वेदादौ नाड्या प्रणीयत इति अन्वयो अपि अनुसरणीयः। तो चरक के मतानुसार नाड़ी स्वेद ये साग्नि स्वेद में से ही एक प्रकार है, यानी चरक ने जो 13 स्वेद बताए हैं संकर प्रस्तर नाड़ी, तो उसमें से ये एक प्रमुख प्रकार है नाड़ी स्वेद। वाग्भट और सुश्रुत के मतानुसार ये उष्म स्वेद का प्रकार है। जैसे आप सभी जानते हो कि सुश्रुत और वाग्भट ने स्वेदन के 4 प्रकारों का वर्णन किया है, जैसे कि उष्मा, ताप, द्रव और उपनाह। तो उसमें से उष्मा स्वेद में चरकोक्त 6 प्रकारों का अंतर्भाव होता है, उसी में ये नाड़ी का भी अंतर्भाव इस उष्म स्वेद में ही होता है, क्योंकि उष्मा बाष्पः ऐसे कहा गया है और नाड़ी स्वेद से हम बाष्प स्वेद ही देते हैं, इसीलिए नाड़ी स्वेद ये उष्म स्वेद का प्रकार माना गया है। ये साग्नि स्वेद है, यानी इसे अग्नि की अपेक्षा है। ये स्थानिक या एकांग स्वेद के स्वरूप में दिया जाता है, क्योंकि अगर सर्वांग हमें बाष्प स्वेद देना है तो हमारे पास बाष्प पेटी स्वेदन ये एक अच्छा पर्याय उपलब्ध है। तो इसीलिए जब एकांग में स्वेदन करना होता है, एकांग में बाष्प का स्वेदन करना होता है, तो नाड़ी स्वेद ये एक अच्छी उपलब्धि हमारे पास है। ये स्निग्ध स्वेद का ही एक प्रकार है। तो इस तरीके से नाड़ी स्वेद ये चरक के अनुसार एक प्रधान स्वेदन का प्रकार है और वाग्भट और सुश्रुत के अनुसार उष्म स्वेद का एक प्रकार है। पहले हम रेफरेंसेस देखेंगे जो कि ग्रंथ में नाड़ी स्वेद के बारे में रेफरेंसेस आए हैं। तो उसमें से पहला रेफरेंस जो है ये सुश्रुत चिकित्सा 32 का है, जिसमें नाड़ी स्वेद यंत्र का निर्माण विधि भी है और नाड़ी स्वेद के लिए उपयुक्त द्रव्यों के बारे में भी बताया गया है। तो मांसरस, पयोदधि, स्नेह धान्याम्ल, वातहर, पत्रभंग, क्वाथ पूर्णाम वा कुंभीम अनुतप्ताम प्रावृत्योष्माणं गृह्णीयात्। पार्श्वछिद्रेण वा कुंभेन अधोमुखेन तस्या मुखम अभिसंधाय तस्मिन् छिद्रे हस्तिशुंडिकाकारं नाड़ीं प्रणिधाय तम स्वेदयेत्। तो यहाँ पर नाड़ी स्वेद के लिए उपयुक्त द्रव्यों के बारे में बताया है, जैसे कि मांसरस, पयोदधि इत्यादि। उसके बाद नाड़ी स्वेद यंत्र का निर्माण बताया है, जैसे कि कुंभी यहाँ पर बताई है और 2 कुंभी यहाँ पर ली हुई है। नीचे वाले कुंभ में मांसरस या पयोदधि जो भी नाड़ी स्वेद के लिए उपयुक्त द्रव्य है, उनका क्वाथ या वो द्रव्य उसमें रखा गया है, जो कि अग्नि के ऊपर रखा गया है। और ऊर्ध्व जो कुंभ है, जो कि उसका मुख जो है अधो है, तो इसीलिए कुंभे न अधोमुखे न ऐसे कहा गया है, जिसमें नाड़ी लगाई गई है और उससे स्वेदन किया गया है। तो ये जो नाड़ी है ये हस्तिशुंडाकारम नाड़ीम प्रणिधाय, इस शब्द से वो कह रहे हैं कि ये नाड़ी कैसी होनी चाहिए, तो हस्तिशुंडाकारम। यहाँ पर इसके बाद कह रहे हैं कि नाड़ी स्वेद कैसे किया जाता है। तो सुखोपविष्टम स्वभ्यक्तम गुरु प्रावरणामृतम हस्तिशुंडिकया नाड्या स्वेदयेत् वातरोगिणम। सुखा सर्वांगगायेषा न च क्लिश्नाति मानवम व्यामार्धमात्रा त्रिवक्रा
हस्तिहस्त समाकृति। स्वेदनार्थे हितानाड़ी कैलिंजी हस्तिशुंडिका। तो यहाँ पर रुग्ण को सुखोपविष्ट यानी सुखासन देना है, स्वभ्यक्तम यानी कि अच्छे से उसे स्नेहन करना है और गुरु प्रावरण उसे देना है। उसके बाद ये जो वातरोगी होंगे इसे नाड़ी स्वेदन से स्वेदन किया जाता है। ये जो नाड़ी बनाई जाती है तो ये नाड़ी पत्र कुशकाशादि द्रव्यों से नाड़ी का निर्माण किया जाता है। कैलिंजी ये जो शब्द आया है उससे ये यही कहना चाहते हैं कि ये जो नाड़ी का निर्माण है ये इस द्रव्यों के साथ होना जरूरी है। ये जो नाड़ी है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये एक व्याम होनी चाहिए। तो व्याम का अर्थ है 2 आर्म डिस्टेंस व्हेन फुल्ली स्ट्रेच्ड। तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 फीट तक ये नाड़ी की लंबाई होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। इस तरीके का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। फिर ये नाड़ी कैसे होनी चाहिए, तो ये त्रिवक्र होनी चाहिए। ये त्रिवक्र ही क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी टीका लिखी है, बाष्प वेगस्य वेग विघातार्थम त्रिषु स्थानेषु वक्राम उपनिधापयेत। यानी जो बाष्प बाहर आने वाला है उसके वेग के लिए, उसके प्रेशर के कंट्रोल के लिए ये जो नाड़ी है ये त्रिवक्र होना बहुत आवश्यक है। चरक में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन हमें मिलता है स्वेदाध्याय में। तो ये ना पढ़ते हुए चरक का ही और एक रेफरेंस हम देखेंगे जिसमें बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन आया हुआ है जो कि नाड़ी स्वेद के लिए प्रयुक्त है। तो ग्राम्य अनुप औदकम मांसम पयोबस्त शिरस्तथा वराह मध्य पित्ताश्रुक स्नेहवत तिलतंडुलः इत्येतानि समुत्क्वाथ्य नाड़ी स्वेदं प्रयोजयेत् देश काल विभागज्ञो युक्ति अपेक्षो भिषक्तमः वारुणामृतकैरण्ड शीघ्रमूलकसर्षपैः वासावंशकरञ्जार्क पत्रैरश्मन्तकस्य च शोभाञ्जनकसैरेय मालती सुरसार्जकैः पत्रैरुत्क्वाथ्यसलिलं नाड़ी स्वेदं प्रयोजयेत् भूतिकपञ्चमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना मूत्रैरम्लैश्च सस्नेहैः नाड़ी स्वेदं प्रयोजयेत्। तो इतने सारे द्रव्य हम नाड़ी स्वेद में जिसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे द्रव्य अगर हम देखते हैं तो जैसे मौसरस जैसे भी कुछ द्रव्यों का वर्णन है, या जैसे कि वासा है या करंज है, अर्क है, इनके पत्र का भी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो इनका क्वाथ भी हम उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि पत्रैहि उत्क्वाथ्यम ऐसे लिखा है। तो ये नाड़ी स्वेद के लिए इतने सारे द्रव्य है, लेकिन ये द्रव्य कैसे इसका उपयोग लाना है, तो देश काल विभागज्ञों। तो हमेशा ये तो एक थंब रूल है कि सारा ये देखकर, देश काल ये सारा देखकर युक्ति पूर्वक भिषक ने इसमें से जो भी द्रव्य उपयुक्त है इसका प्रयोग नाड़ी स्वेद में करना चाहिए। बाद में जैसे हम हमेशा देखते हैं कि अर्ह और अनर्ह कौन है, तो कफार्तो रुक्षणम रुक्षो रुक्षः स्निग्धम कफानिले, ये एक अगर नियम के स्वरूप में हम हमेशा ध्यान में रखते हैं पूरे स्वेदन के लिए, तो इसमें अर्ह और अनर्ह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी व्यवहार में जो हम नाड़ी स्वेद करते हैं तो ये संधिगतवाद के लिए, प्रतिश्याय या श्वास के लिए, अवबाहुक के लिए, कटिशूल या कटिग्रह अगर है तो मन्याशूल मन्यास्तंभ में, और गृध्रसी जैसे एकांग अगर वहां पर हमें स्वेदन करना है तो वहां पर हम नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। और अनर्ह में जैसे कि रक्तपित्त, अतिसार, ज्वर, कुष्ठ, गर्भिणी, ये सारे स्वेदन के लिए ही ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्याधि है जहां पर हम नाड़ी स्वेद भी नहीं करते। फिर बाद में हम साहित्य देखेंगे कि कौन सा मटेरियल हमें नाड़ी स्वेद के लिए आवश्यक है। तो नाड़ी स्वेद के लिए पहला अगर कुछ आवश्यक है तो वो है नाड़ी स्वेद यंत्र, जिसमें कुकर आता है 2 लीटर तक, रबर ट्यूब आती है 5 to 6 फीट मैक्सिमम लॉन्ग। फिर इजी सोना ये एक डिवाइस है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर नाड़ी स्वेद यंत्र में कुकर, रबर ट्यूब और इजी सोना ये डिवाइस, ऐसे 3 ये जो घटक है ये लगते हैं। प्रिस्क्राइब चूर्ण और भरड़, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन है
जो कि हम नाड़ी स्वेद के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन अभी व्यवहार में जैसे कि एरंडमूल की भरड़ हो या दशमूल की भरड़ हो या एरंडा निर्गुड़ी अर्क, इन पत्रों का क्वाथ हो, इस तरीके से द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, या कांजी का प्रयोग किया जाता है, या क्षीर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये द्रव्य अभी हम मैक्सिमम उपयोग में लाते हैं। इसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे। तो हमेशा की तरह ये जो प्रोसीजर है, ये पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म इस स्वरूप में हम देखने वाले हैं। तो पूर्व कर्म में उसमें भी हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। द होल प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, रिटर्न कंसेंट शुड बी टेकन। ये हमेशा के लिए हर एक प्रोसीजर में एक्चुअली ये 2 सेंटेंसेस कॉमन होंगे, लेकिन पंचकर्म के लिए ये 2 सेंटेंसेस बहुत आवश्यक है। इसीलिए हर एक प्रोसीजर में ये बार बार अगर रिपीट भी होते हैं तो ये पुनरावृत्ति दोष नहीं है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस दर्शाता है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन हर एक कर्म का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमें पता है कि नाड़ी स्वेद क्या है, अभ्यंग क्या है, लेकिन रुग्ण के लिए ये सारे शब्द नए होते हैं, ये सारी प्रोसीजर्स नई होती है, तो इसीलिए उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए टोटल प्रोसीजर रुग्ण को समझा देना और फिर उसकी रिटर्न कंसेंट घेना, ये एक आवश्यक बात होती है। स्थानिक स्नेहन विथ अप्रोप्रिएट टेल, अर्थात क्योंकि ये स्निग्ध स्वेद है, रुक्ष स्वेद में हमने देखा था कि अगर स्नेहन हम नहीं भी करते तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये स्निग्ध स्वेद के स्वरूप में नाड़ी स्वेद देना है। इसीलिए जो भी योग्य लगता है, संधिगत वात है, अवबाहुक है, तो वहां पर जिस तेल का प्रयोग आपको उपयुक्त लगता है उसी से आपको वहां पर स्थानिक स्नेहन करना है। पोजिशन ऑफ पेशेंट, सिटिंग और लाइंग एज पर हिज कंफर्ट, तो अर्थात सुखोपलब्धि ये भी हमने देखा है। तो सुखासन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्थानिक ये स्वेदन है, तो हो सकता है जैसे अवबाहुक जैसी अगर कुछ कंडीशंस है तो वहां पर सिटिंग पोजीशन रुग्ण के लिए कंफर्टेबल हो, या जानुसंधिगतवात जैसी कोई अगर अवस्था है तो वहां पर लाइंग पोजीशन रुग्ण को कंफर्टेबल हो। फिर पूर्व कर्म में जो दूसरा पार्ट आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ नाड़ी स्वेद यंत्र। तो कुकर शुड बी फिल्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज हाफ ऑफ कैपेसिटी। तो आधा कुकर भर के हमें लेना है, क्योंकि अगर हमने फुल कुकर अगर भर के लेते हैं हम, तो नाड़ी स्वेद के साथ साथ, बाष्प के साथ साथ बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी आते हैं। तो इसीलिए आधा ही कुकर भर के लेना यह हमेशा योग्य होता है। पोटली ऑफ प्रिस्क्राइब भरड़ शुड बी केप्ट इन कुकर। तो काढ़ा बनाना है या पोटली बनाकर वही वहां पर पानी में छोड़नी है, ये हमेशा एक योग्य पद्धत होती है। ये कैसे योग्य है ये हम बाद में देखने वाले हैं। One end of rubber tube is attached to the nozzle of lid of cooker and another end to the easy sona। तो ये जो रबर ट्यूब हमने ली है, तो ये रबर ट्यूब पहला एक एंड जो है उसका ये नोजल को लगाना है लीड के, और दूसरा जो उसका ओपनिंग है ये इजी सोना के इनलेट को लगाना है। कीप द कुकर ऑन माइल्ड फ्लेम अटैच्ड विथ लीड, रबर ट्यूब एंड इजी सोना while patient is undergoing snehana so that the decoction gets boiled and generates the steam। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम स्नेहन करते हैं तो ही ये कुकर या ये नाड़ी स्वेद यंत्र हम गैस के ऊपर रखते हैं माइल्ड फ्लेम तक, ताकि अच्छे से अंदर का जो पानी है उसे उबाल आ सके और अच्छे से बाष्प आना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो सके। अगर हमने स्नेहन करने के बाद ये नाड़ी स्वेद यंत्र फ्लेम पर रखा तो बीच में बहुत सारा टाइम वैसे ही स्पेंड हो जाता है जिसका कोई काम नहीं आता। तो इसीलिए जब हम स्नेहन करते हैं तभी हमें ये हमारा नाड़ी स्वेद यंत्र तैयार करके फ्लेम के ऊपर रखना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रधान कर्म। स्नेहन इज डन स्वेदन इज डन बाय अप्लाइंग स्टीम ऑन अफेक्टेड पार्ट। तो नाड़ी स्वेद से हमें एक्चुअली अभी स्वेदन करना है, तो ये जो स्टीम है इसे हम स्वेदन करना शुरुआत करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ नोजल ऑफ इजी सोना एंड द बॉडी पार्ट शुड बी एटलीस्ट 1 feet टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग एज वेल एज टू प्रिवेंट एनी ड्रॉप ऑफ हॉट वाटर फॉलिंग ऑन द पेशेंट्स बॉडी।
तो यहाँ पर ये जो आउटलेट है इजी सोना का, ये जो आउटलेट का नोजल है उसमें और रुग्ण में एटलीस्ट 1 फीट का अंतर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर अगर कम हम करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर ओवर हीटिंग या अति स्वेदन वहां पर होता हो। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ पेशेंट्स को हीट टॉलरेंस ज्यादा होती है, तो इसीलिए पेशेंट को हमेशा बार बार पूछना है कि उन्हें इतनी हीट सफिशिएंट है या नहीं है। Therapist should confirm whether the heat is tolerable to the patient and can adjust the flame as per the intensity of steam is required. जैसे मैंने कहा कि हम डिस्टेंस भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड 1 फीट का अंतर हमें रखना है। उसी तरीके से जो हमने मीडियम फ्लेम पर अगर वो नाड़ी स्वेद यंत्र रखा है और पेशेंट को और ज्यादा हीट अभी रिक्वायर है या वो टॉलरेट कर सकता है, तो हम वहां पर फ्लेम बढ़ा भी सकते हैं, जिसकी वजह से स्टीम की इंटेंसिटी और प्रेशर ये बढ़ सकता है। एज नाड़ी स्वेद इज डन फॉर स्थानिक स्वेदन, ड्यूरेशन ऑफ स्वेदन इज 15 to 20 मिनट्स। तो 15 या 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट्स तक हम ये नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पश्चात कर्म। बॉडी शुड बी वाइप्ड ऑफ विथ सॉफ्ट ऑयल। अफेक्टेड पार्ट शुड बी रैप्ड विथ वुलन क्लॉथ और वार्म क्लॉथ। तो जैसे कि अगर जानुसंधिगत वात है, वहां पर आपने स्नेहन और स्वेदन किया है, तो हमेशा रुग्ण को ये कहना चाहिए कि आप नी कैप पहन कर आओ या नी कैप लेकर आओ। जैसे कि हमारा नाड़ी स्वेद खत्म होता है, हमने अच्छे से वहां पर टॉवेल से वो वाइप्ड ऑफ किया है पूरा स्वेद, तो उसके बाद उसके ऊपर अगर हम नी कैप डालते हैं या जो भी वहां पर गर्म कपड़ा वहां पर ढक लेते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसीलिए हमेशा अफेक्टेड पार्ट जो है उसे वुलन क्लॉथ से या वार्म क्लॉथ से ढका रहना आवश्यक होता है। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो वहां पर आपको रुग्ण को कहना है कि इमीडिएटली आपको स्कूटर से या किसी भी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से तुरंत बाहर नहीं जाना है, क्लिनिक में ही एक 20-25 मिनट 30 मिनट तक वहां पर ही आपको रेस्ट करनी है। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड कोल्ड वाटर, एयर, ट्रैवलिंग, एक्सरसाइज और एक्सर्शन। तो स्पेशली जो स्त्री रुग्ण है उनके लिए ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो एक्सर्शन है, जैसे कि अगर मन्यास्तंभ, मन्याशूल, अवबाहुक ऐसे कुछ अवस्थाएं लेकर ये रुग्ण हमारे पास आती है, उसके बाद हम स्नेहन स्वेदन कराते हैं और वही रुग्ण घर में जाने के बाद तुरंत जैसे कि झाड़ू पोछा है या कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, इस तरीके का काम करती है और उपशय मिलने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए हमेशा ये सारे रुग्णों को बताना है कि एक्सर्शन, एक्सरसाइज या ट्रैवलिंग, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अवॉइड करनी है। प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेनी है, तो अर्थात पहला जो प्रिकॉशन है वो है थेरेपिस्ट शुड प्रिवेंट द ड्रॉप ऑफ हॉट वाटर फॉलिंग ऑन द पेशेंट्स बॉडी। क्योंकि जब बाष्प वेग से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, तो उसके साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट को वहां पर बर्न होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए थेरेपिस्ट ने ये ध्यान रखना है कि जो ड्रॉपलेट्स है पानी के, गर्म पानी के, तो वो पेशेंट के शरीर पर ना गिरे। टेम्परेचर ऑफ स्टीम शुड बी टॉलरेबल टू द पेशेंट। तो अर्थात ये टेम्परेचर कंट्रोल थेरेपिस्ट के हाथ में होता है। डिस्टेंस जैसे वो कम ज्यादा करेगा इजी सोना के आउटलेट का और रुग्ण के बॉडी पार्ट का, या इवन फ्लेम का कम ज्यादा करना, इससे भी हमें टेम्परेचर रेगुलेट करना आता है। कॉम्प्लिकेशंस, बर्न, जैसे कि ड्रॉपलेट अगर पानी का गिरता है तो उसकी वजह से बर्न होता है। अर्थात ये बर्न इतना सीवियर नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर बर्न हो जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ शतधौत घृत ये हमेशा हमें करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि नाड़ी स्वेद का डेमोन्स्ट्रेशन। लेट्स ब्रीफ अवरसेल्व्स अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नाड़ी स्वेद टुडे। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रेशर कुकर 2 लीटर का, रबर ट्यूब 5 फीट लॉन्ग, इजी सोना ये डिवाइस, और दशमूल एरणमूल जैसी कौन सी भी भरड़ जो आप उपयोग में लाने वाले हो, ये भरड़। अभी यहाँ पर देख रहे हो प्रिपरेशन ऑफ नाड़ी स्वेद यंत्र। तो 2 लीटर का कुकर हमने लिया है, उसमें 1 लीटर तक यानी कि आधा भरा हुआ पानी हमने लिया है, और जो भरड़ हम डालने वाले थे
वो डायरेक्टली ना डालते हुए उसकी पोटली बनाकर ही हमने ये पानी में डाला हुआ है, क्योंकि बहुत बार जो भरड़ होती है उनमें से फाइन जो पाउडर है, ये पाउडर कुकर के वाल्व को अंदर से ब्लॉक कर देती है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। ये जो रबर ट्यूब है, इसका एक जो ओपनिंग है ये हमने लीड के नोजल को फिक्स किया है और दूसरा जो ओपनिंग है ये हमने इजी सोना के इनलेट पे फिक्स किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाड़ी स्वेद यंत्र हमारा तैयार है, जो कि हमने गैस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टीम आना शुरू हुआ है और 1 फीट दूरी से हम ये नाड़ी स्वेद कर रहे हैं। ये एकांग स्वेद है, तो इसीलिए एकांग स्वेद 10 या 15 मिनट तक किया जाता है और बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत प्रेशर से भी यहाँ पर स्टीम आ रही है और स्वेदन हो रहा है। हम अभी इजी सोना के पीछे जो टेक्निक है वो कैसे काम कर रहा है ये देखेंगे। ये सिर्फ एक डिवाइस है जो कि रबर ट्यूब को लगाई है। ये इजी सोना यंत्र है जिसमें ये इनलेट है, ये आउटलेट है। जो स्टीम आउटलेट से बाहर आ रही है वो जिगजैग मेथड की वजह से आ रही है और पानी कंडेंस होने की वजह से नीचे जमा हो रहा है, जो कि हमारे स्पंज में एब्सॉर्ब हो रहा है। यही स्पंज हम स्क्वीज करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे पेशेंट के लिए, या दूसरा स्पंज भी इसमें डाल सकते हैं। अभी आप देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इजी सोना ओवर रबर ट्यूब। बहुत अच्छे से ध्यान देकर यहाँ पर देखिए कि कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं और यहाँ पर इजी सोना जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हार्डली 1 बूंद बाहर आ रही है। इसलिए इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। ये लाइट वेट है, हैंडी है, बहुत इजी टू यूज़ है और ड्रॉप्स बहुत कम गिरने की वजह से ये बहुत ही सेफ है। हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, तो हमने ऑलरेडी ये देखा है कि भरड़ डायरेक्टली कुकर में नहीं डालना है। तो डायरेक्टली डालने के बजाय हमें उसकी पोटली बनाकर फिर वो पानी में छोड़नी है। ये एक सेफ उपाय है स्वेदन करने का। दूसरा जो हमें प्रिकॉशन लेना है वो है कि अवॉइड ड्रॉप्स ऑफ हॉट वाटर कमिंग अलोंग विथ स्टीम फॉलिंग ऑन द पेशेंट स्किन। तो इसके लिए हमें 1 फीट दूरी से स्वेदन करना है और अगर फिर भी ड्रॉपलेट आते हैं तो कपड़े से ये सारे ड्रॉपलेट हमें एब्सॉर्ब करके लेने हैं और सेफली नाड़ी स्वेद करना है। तो यहाँ पर हमने देखा नाड़ी स्वेद कैसे किया जाता है, उसके बारे में ग्रंथोक्त रेफरेंसेस कौन कौन से हैं, उसका प्रात्यक्षिक भी हमने देखा, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, ये भी सारी चीजें हमने देखी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आशंका है तो आप कमेंट डाल सकते हो या agasti_ayurved@yahoo.com यहाँ पर मेल कर सकते हो या 9834621209 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।